9 स्टार हेगेमोन बोरियाट्स अध्याय 7157 एकांतवास से बाहर आना। ज़ियान और मियाओ यिन ने एक ही समय पर अपनी आंखें खोली। दोनों का चेहरा पीला पड़ गया था और माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी। यह क्या था? ये चीज इतनी भयानक कैसे थी? मियाओ यिन ने हैरानी से कहा। ज़ियान स्वर्गीय शैतान ज़िता को 7 रत्नों के क्षेत्र में नहीं ला सकता था, लेकिन मियाओ यिन के दिव्य हथियार और दिव्य शक्तियां अंदर इस्तेमाल की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, दो मुँहे भूत भेड़िए के साथ लड़ने के अलावा वह 7 रत्नों के क्षेत्र के बाहर की तरह ही लड़ सकती थी। फिर भी ज़ियान के साथ मिलकर लड़ने के बाद भी वे थोड़े ही समय में मारे गए। वे एक अगरबत्ती के आधे समय तक भी टिक नहीं पाए। वह व्यक्ति यंग लुओ से कई गुना अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था। उसके सामने खड़े होने के लिए भी बहुत साहस की आवश्यकता थी। वह पाताल सम्राट था। ज़ियान ने मियाओ यिन से सच्चाई नहीं छिपाई। पाताल सम्राट एक बार फिर शक्तिशाली हो गया था। इसके अलावा नया सिंहासन अभी प्रारंभिक रूप ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ का काम खत्म करने के बाद उन्हें इसे फिर से नष्ट करने के लिए लॉन्चेन के साथ मिलकर काम करना होगा। केवल उन दोनों के साथ वे इस समय नीरज सम्राट को मार नहीं सकते थे। चलो आराम करते हैं और फिर कोशिश करते हैं। मियाओ यिन अभी भी युद्ध के सदमे से काम रही थी, लेकिन ये सुनकर कि वह आदिम अराजकता युग का एक अधिपति था, वह तुरंत उसे फिर से चुनौती देना चाहती थी। वह नीरज सम्राट था, पाताल लोक का स्वामी। ऐसे अस्तित्व के साथ युद्ध करना किस प्रकार का सम्मान था? उसके हाथों मारे जाने पर भी उसे जरा भी बुरा नहीं लगा। नीरज सम्राट 7 रत्न अंतरिक्ष में क्यों प्रकट हुआ, यह मियाओ यिन ने नहीं पूछा। ये लॉन्चेन का रहस्य था। ज़ियान द्वारा उसे अपने बारे में बताना ही उसके बड़े भरोसे का प्रमाण था। ज़ियान ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है यह एक बुरा विचार है। हमारे बीच का अंतर इतना बड़ा है कि हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि मियाओ यिन उस पौराणिक शक्ति से लड़ना चाहती थी, लेकिन जब उसने पाताल सम्राट के अजय और अथाह हमलों के बारे में सोचा तो उसने भी हार मान ली। वे दोनों 7 रत्न रंगीन कांच के वृक्ष की शाखाओं के नीचे बैठ गईं और अंदर मौजूद शिशुओं को देखने लगी। उन शिशुओं के चेहरे दर्द और चिंता से भरे हुए थे। इससे उन्हें पता चल गया कि झाओ यू और अन्य लोग अभी तक स्थिति पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सके थे। इसका कोई उपाय नहीं था। 7 रत्न अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे शक्तिशाली जीव थे, लगभग पूरा अंतरिक्ष भरने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा वे हमेशा शुरुआत में ही अपने सबसे शक्तिशाली हमले करते थे। वे निडर थे और अपनी जान की भी परवाह नहीं करते थे। ये सिर्फ पाताल सम्राट की बात नहीं थी। कुल मिलाकर 7 रत्न अंतरिक्ष अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया था, इतना कि इसे नरक कहा जा सकता था। यहाँ तक कि सबसे आसान पहला स्तर भी एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। झाओ यू जैसे शिष्यों के लिए अगर वे अकेले होते तो इस तरह के वातावरण में ढलना संभव नहीं था, लेकिन अभी उन्हें अपने कमजोर साथियों का नेतृत्व करने और उनकी रक्षा करने की अतिरिक्त चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उन्हें मिलकर रक्षा करनी थी और इसके लिए उन्हें एक दूसरे पर भरोसा करना जरूरी था। अकादमी के नियम बहुत सख्त थे और लॉन्चेन स्वाभाविक रूप से शिष्यों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ उनके बीच जुट बनने और आंतरिक संघर्ष शुरू होने से रोकना असंभव था। इसलिए अब इन सभी विरोधी गुटों के लिए अचानक अपने मतभेद भुलाकर एक बंधन स्थापित करना बहुत मुश्किल था। सौभाग्य से झाओ यू और अन्य शिष्य इतने समझदार थे कि वे समझ गए कि लॉन्चेन द्वारा उनके लिए निर्धारित ये परीक्षा केवल उनके व्यक्तिगत विकास की परीक्षा नहीं थी, बल्कि वो उनकी एकता और अनुकूलन क्षमता की परीक्षा ले रहा था। अगर केवल शीर्ष विशेषज्ञ ही इस युद्ध क्षेत्र में अपनी पकड़ बना पाते और मजबूत हो पाते तो भले ही वे तकनीकी रूप से परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते, उन्हें ज्यादा से ज्यादा एक साधारण शिष्य ही माना जाता। अकादमी के शीर्ष प्रतिभाशाली शिष्यों के रूप में उन्होंने अपने अपने समूह बना लिए थे। अगर वे अपने समूह की ही देखभाल नहीं कर सकते तो वे किस तरह के नेता बनेंगे? और अगर वे अपने छोटे से समूह का नेतृत्व भी नहीं कर सकते तो वे कैसे सोच सकते हैं कि वे पूरी अकादमी के दिन बन सकते हैं? क्या यह एक बड़ा मजाक नहीं होगा? लॉन्चेन पहले ही कह चुके थे कि वे जब चाहे उनका पद ग्रहण कर सकते हैं। एकमात्र शर्त योग्यता का होना था। फिर भी इस एक शर्त ने उन्हें एकदम रोक दिया। इस समय उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वे डीन के पद के बारे में सोचें। फिलहाल उन्हें पहले अपने समूह की देखभाल करने की शक्ति चाहिए थी, अन्यथा वे निश्चित रूप से सुधार कर परीक्षा पास कर सकते थे, लेकिन उनके बाकी साथियों को निष्कासित कर दिया जाता। लॉन्चेन इसके लिए उन्हें नीचा देखते, इसलिए झाओ यू, डू शिन्हे और अन्य लोग कमजोर शिष्यों की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आपस में लड़ना भी बंद कर दिया और साथ मिलकर काम करने लगे, जिससे अन्य शिष्य भी साथ मिलकर काम करने लगे। वे अब अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े समूह के लिए लड़ रहे थे। पूरा एक दिन बीत गया, तब जाकर समूह पूरी तरह से एक पूर्ण संरचना में जुड़ पाए। अंततः उन्होंने जवाबी हमला शुरू कर दिया। पर झाओ यू, हम ऐसे नहीं चल सकते। हमने पहले ही एक दिन बर्बाद कर दिया है। हमारे पास अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। लाल वस्त्रधारी एक महिला चिल्लाई। वह वही महिला थी जिसने पहले लॉन्चेन को सांत्वना देने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में शर्मिंदा हो गई थी। उसका नाम ये क्यूहोंग था और वह एक शक्तिशाली अग्नि साधिका थी। वह आश्चर्यजनक रूप से शांत और संयमित थी। अग्नि साधिकाएं आमतौर पर अपनी भावनाओं को खुलकर प्रकट करती हैं और अक्सर उग्र और विस्फोटक होती हैं, लेकिन चाहे वो कितनी भी शांत क्यों न हो, बचे हुए कम समय को लेकर वह चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। पूरा एक दिन बीत चुका था और वे सभी पूरी तरह से थक चुके थे। इससे भी बुरा ये था कि उनका मन टूटने की कगार पर था। इस दौरान न केवल उनकी शक्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि उनके द्वारा झेली गई कई मौतों ने उनके दाव हृदय को भी तोड़ दिया था। अगर वे इसी तरह चलते रहे तो उनका विनाश निश्चित था। जब समय आएगा तो वे परीक्षा में असफल हो जाएंगे और लॉन्चेन उन्हें अकादमी से निकाल देगा। उनके मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि अगर वे सब असफल हो गए तो स्तर गिर जाएगा। लॉन्चेन तो बेकार अकादमी के बजाय खाली अकादमी को ही पसंद करेगा। सच तो यह है कि झाओ यू भी इस बात से घबरा रहा था। वे यहाँ किसी तरह गुजारा कर रहे थे। उन्हें अपने युद्ध कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। यह कोई परीक्षा नहीं है, ये तो साफ तौर पर हमें मरवा देने जैसा है। एक शिष्य ने शिकायत की। जैसे ही उसने ये कहा, उसे लगा जैसे अनगिनत निगाहें लाखों चाकुओं की तरह उसे भेद रही हूँ। वह काम उठा और तुरंत चुप हो गया। तलवार को तेज करना जरूरी है, तभी वह काम की होती है। तुम्हें क्या लगता है कि लॉन्चेन इतना शक्तिशाली क्यों है? हालांकि मुझे नहीं पता कि यह जगह क्या है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लॉन्चेन भी इस रास्ते पर पहले चल चुका है। अब लॉन्चेन अपना रास्ता हमारे साथ साझा कर रहा है। ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला अवसर है। तुम सच में इसके लायक नहीं हो। झाओ यू चिल्लाया। वह शिष्य काम उठा और जवाब देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। झाओ यू ने आगे कहा, सब लोग ध्यान से सुनो। इस युद्ध क्षेत्र में हमें मृत्यु का सामना करना होगा। युद्ध के सार को समझने के लिए हमें जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। ऐसा अवसर शायद फिर कभी न मिले, और अगर मिले भी तो सुधार करने का सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। डीन लॉन्चेन हमें एक बहुत बड़ा अवसर दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम सफल हों। हम प्रथम अकादमी है और हमें सभी शाखा अकादमियों के लिए एक मानक स्थापित करना होगा। हमें अपनी शक्ति का उपयोग करके ये साबित करना होगा कि हम विशिष्ट शिष्य बनने के योग्य हैं। भविष्य में चाहे हम अकादमी में हो या 9 स्वर्गों और 10 लोकों में, हम सभी गर्व से कह सकते हैं कि हम प्रथम अकादमी से हैं। झाओ यू के भाषण ने उनका मनोबल बढ़ाया और सभी ने अपने सारे दुख दर्द भुला दिए। वास्तव में उन्हें लॉन्चेन द्वारा यह अवसर दिए जाने पर नई कृतज्ञता और सम्मान का अनुभव हुआ। सब मिलकर काम करो। हम यहीं और अभी जवाबी हमला करेंगे। चाहे हम मर भी जाएं, जब तक हमारी सेना नहीं टूटती हम लड़ते रहेंगे।
डर को दूर भगाओ। अगर 10,000 मौत के मौकों में से सिर्फ एक मौका भी हो तो हमें उस मौके को जरूर पकड़ना है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसलिए सबको कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अंतिम परीक्षा में सफल होंगे। प्रथम अकादमी के शिष्यों का गौरव दांव पर है। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि एक दिन हम भी प्रथम अकादमी को गौरवान्वित कर सके। सबको मार डालो, झाओ यू ने चिल्लाकर कहा। इसके साथ ही सबने अपने ऊपर टूट पड़ते दुश्मनों की अंतहीन लहर पर जोरदार हमला कर दिया। जब लॉन चेन एकांत से बाहर आया तो झाओ यू और बाकी लोग मैदान में नुकीले भालू के जंगल की तरह खड़े थे। 9 स्टार हेगेमोन बोरियास अध्याय 7158 यूमो। इस प्रशिक्षण के दौरान मैदान को बंद कर दिया गया था। यहाँ तक कि उच्च अधिकारियों को भी अंदर क्या हो रहा था इसकी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा इस दौरान अकादमी भी बंद थी। कई सुरक्षा घेरे सक्रिय कर दिए गए थे और किसी भी जानकारी का बाहर निकलना असंभव था। बाहर से देखने पर अकादमी किसी कछुए की तरह लग रही थी, मानो वह कई परतों वाली सुरक्षा दीवारों से ढकी हो, मानो किसी शक्तिशाली शत्रु के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। उच्च अधिकारी, वरिष्ठ छात्र, बाहरी शिष्य और यहाँ तक कि अकादमी के कर्मचारी भी अब चौक पर एकत्रित हो गए थे। जब उन्होंने 3 दिनों में पहली बार झाओ युए, डू शिन्हे, ये क्योंग और अन्य लोगों को देखा तो वे सभी स्तब्ध रह गए। उनमें से प्रत्येक बिल्कुल नए व्यक्ति जैसा लग रहा था। उनकी निगाहें बर्फीली और तीखी थीं और उनके पूरे शरीर से निराकार हत्या की भावना निकल रही थी, जिससे लोगों के दिल कांप रहे थे। वे अब तुच्छ बातों पर झगड़ने वाले छात्रों के समूह की तरह नहीं, बल्कि खूनी नरक से निकले योद्धाओं की सेना की तरह लग रहे थे। उन्हें अपनी आभा को प्रकट करने की भी आवश्यकता नहीं थी। केवल अपनी उपस्थिति मात्र से ही उन्होंने देखने वालों पर पहाड़ जैसा दबाव बना दिया था। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हे भगवान, इन 3 दिनों में उन्होंने क्या क्या झेला होगा। तभी जब लॉन चेन आया तो म्याओ यिन का दिल कांप उठा। सिर्फ 3 दिनों में ही लॉन चेन की आभा में भी जबरदस्त बदलाव आ गया था। ये पहले से कहीं ज्यादा विशाल और ठोस हो गई थी, मानो शुद्ध स्टील हो। जाहिर है पिछली लड़ाई के बाद उसने भी काफी शक्ति हासिल कर ली थी। म्याओ यिन दंग रह गई। लॉन चेन की अविश्वसनीय शक्ति स्पष्ट रूप से जीवित रहने के संघर्ष पर टिकी थी। शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाइयां उसके लिए सीढ़ी का काम कर रही थी। झाओ यू और बाकी लोगों ने भी लॉन चेन में आए बदलाव को महसूस किया। जब उन्होंने देखा कि लॉन चेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हर मौका इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें खुद पर शर्म महसूस हुई। यंग लूर जैसे भयानक प्राणी के सामने भी उसने निडर होकर हमला किया था और एक असंभव सी लगने वाली लड़ाई का रुख पलट दिया था। और अपनी सारी सीमाओं को पार करने के बाद भी उसने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर डटे रहने का साहस दिखाया। वह अंत तक और उससे भी आगे तक डटा रहा। लॉन चेन की तुलना में उनका जीवन वाकई आसान था। वे अपना चेहरा दिखाने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे, खासकर डू शिन्हे और बाकी लोग। उन सभी को लगता था कि अगर वे अकादमी में अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा देते हैं तो वे खुद को राजा कहलाने और लॉन चेन के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाएंगे। अब वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि वे कुएं की तलहटी में बैठे मेंढकों की तरह थे। उन्हें बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब इस मूर्खतापूर्ण सपने से जागने का समय आ गया था। लॉन चेन की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन भीड़ के बीच झाओ यू को लगा जैसे किसी लोहे के पंजे ने उसका दिल जकड़ लिया हो। उसे लगा कि वह भी उन्हीं लोगों में से एक है। लॉन चेन ने किसी भी तरह के भाषण या स्पष्टीकरण की परवाह नहीं की। उन्होंने बस अपना हाथ हिलाया और सबके सामने रंगीन कांचे पत्तों का एक समूह प्रकट हो गया। उन पत्तों में से प्रत्येक में एक छोटा सा पॉकेट आयाम था। सभी लोग उनमें से एक में खींच गए और वहां उन्होंने खुद को अपने जैसे 10 लोगों से घिरा पाया। इसके साथ ही परीक्षा शुरू हो गई। बाहर खड़े सभी लोग पत्तों के भीतर हो रही हलचल को देख सकते थे। जब उन्होंने देखा कि शिष्य सचमुच अपने ही 10 साथियों से लड़ रहे हैं तो दर्शक दंग रह गए। पलक झपकते ही एक पत्ता फट गया। उनके सामने एक सांवला आदमी प्रकट हुआ। उसने इतनी जल्दी अपने ही 10 साथियों को मार डाला। ये कौन है? मैं इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे नहीं जानता? अनगिनत लोग चौंक गए। सबसे पहले पार करने वाला व्यक्ति अविश्वसनीय रूप से तेज था और वह वास्तव में समूह के नेताओं में से एक नहीं बल्कि एक अज्ञात व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ अपने बाएं कंधे पर रखा और प्राचीन शैली में लॉन चेन को प्रणाम किया। लॉन चेन ने कहा, क्या तुम लॉन्गज़िवे के समूह के साथ आए हो? जी हाँ डीन, मेरा नाम यूमो है और मैं ज्यूरी जाति के जागीरदारों में से एक हूँ। आपकी कृपा से ही मैं अकादमी में दाखिला ले पाया और अब मैं एक आंतरिक शिष्य हूँ। स्वर्गीय उजाड़ क्षेत्र में लॉन चेन ने वहाँ लॉन कबीले की शाखा को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ ज्यूरी वंश के कुछ और लोग भी थे जिनकी हैसियत आमवाड़ी के सैनिकों से कम नहीं थी। लॉन कबीले ने उन पर अत्याचार किया था क्योंकि उनका वंश शुद्ध नहीं था, लेकिन लॉन चेन ने उन्हें आजाद कराया और अकादमी में ले आया। अकादमी में उन्हें कोई विशेष सुविधा नहीं मिली, लेकिन उन पर कोई अत्याचार भी नहीं हुआ। वे अपने प्रयासों से अकादमी में आगे बढ़े। युवा स्वाभाविक रूप से शिष्य बनने के लिए परीक्षाएं दे सकते थे और यूमो ने अपने दम पर भी अकादमी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। हालांकि वह बहुत शांत स्वभाव का था और किसी समूह में शामिल नहीं हुआ या किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। वह इस पूरे समय अकेला ही रहा, इसलिए भीतरी अकादमी में भी उसे जानने वाले बहुत कम लोग थे। किसी ने भी उससे जैसी शख्सियत से परीक्षा पास करने की उम्मीद नहीं की थी। लॉन चेन ने उसे टोका, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, लेकिन अकादमी में ज्यूरी वंश के किसी भी व्यक्ति को अपना शिष्य नहीं माना जाता। यह तुम्हारे वंश का कोई महत्व नहीं है। जी डीन, यूमो ने कृतज्ञता से कहा, तुम सबसे पहले इसलिए पास हुए क्योंकि तुम सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सुधार सबसे ज्यादा हुआ। इससे पता चलता है कि तुमने इन 3 दिनों में बहुत कुछ सीखा है और तुम सचमुच एक नए इंसान बन गए हो। ऐसे में तुम्हें एक और तरीके से भी नया इंसान बनना चाहिए। ये लो। लॉन चेन ने उंगली से एक गोली यूमो की तरफ फेंकी। यूमो ने झट से उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ गोली से छुआ, उसकी रक्त शक्ति ज्वालामुखी की तरफ फूट पड़ी और उसे काबू में रखना मुश्किल हो गया। उसे इस गोली के लिए एक जबरदस्त लालसा महसूस हुई। डीन लॉन चेन, यूमो की आवाज कांप रही थी। हालांकि उसके अंदर ज्यूरी जाति का रक्त था, लेकिन वह सिर्फ नामात्र का था। इस दवा की गोली से उसकी रक्त शक्ति में इतनी तेजी आने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता था, इस गोली में ज्यूरी जाति की सबसे शुद्ध रक्त शक्ति थी। दरअसल लॉन चेन ने ज्यूरी जाति के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को मारकर ये गोलियां बनाई थीं। यूमो ने ज्यूरी वंश की बेहद पतली रक्त रेखा से इस स्तर तक विकास किया था। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। ये गोली उसे एक बार फिर रूपांतरित होने की शक्ति देगी और लॉन चेन को विश्वास था कि वह निश्चित रूप से शीर्ष दिव्य प्रतिभाओं की श्रेणी में पहुंच सकता है। हालांकि वह डू शिन्हे से अधिक शक्तिशाली नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसके बराबर तो पहुंच ही जाएगा। यूमो को भावुक देखकर लॉन चेन ने संदेश भेजा, इसे ले लो। जैसा कि मैंने कहा, तुम ज्यूरी वंश के ऋणी नहीं हो। वास्तव में ज्यूरी वंश तुम्हारा ऋणी है। इस गोली को लो और शक्ति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करो। तुम्हें अपने लोगों का सम्मान अर्जित करना होगा और अपने भाई बहनों को गौरव दिलाना होगा। मेरे पास ऐसी और भी गोलियां हैं। अपने लोगों को दिखाओ कि अपना भाग्य बदलना संभव नहीं है। यूमो की आंखें लाल हो गईं। इस गोली का सेवन करने का अर्थ था कि वह अब ज्यूरी वंश का मात्र एक सेवक नहीं, बल्कि शुद्धतम रक्तरेखा वाला एक सच्चा सदस्य बन गया था। अगर वह वापस भी चला जाता तो भी उसे अपनी रक्तरेखा के कारण कभी ही नहीं समझा जाता। उसने अपने आंसू रोके और एक बार फिर लॉन चेन को प्रणाम किया। फिर वो पीछे एक शांत जगह पर गया और बिना समय बर्बाद किए गोली खा ली।
इसी बीच रंगीन कांच के पत्तों के ढेर बिखरने लगे और कई शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी। 9 स्टार हेगेमोन बोरियास अध्याय 7159 अतीत का नाश। रंगीन कांच के पत्तों का हर बिखरता हुआ गुच्छा ये दर्शाता था कि कोई व्यक्ति मर चुका है। इससे संकेत मिलता था कि वे सचमुच 3 दिन पहले के अपने 10 रूपों को मारने में सफल रहे थे। हालांकि लोगों को जो बात अजीब लगी वो ये थी कि मरने वाले शिष्यों में से कोई भी शीर्ष विशेषज्ञ नहीं था। ऐसा लगता है कि कमजोर लोगों के पास सुधार की अधिक गुंजाइश थी। लेकिन वरिष्ठ शिष्या बहन झाओयू और वरिष्ठ शिष्या भाई रूशिन्हे शुरू से ही बहुत मजबूत थे, इसलिए उनके लिए सुधार करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ 3 दिनों में अपने 10 रूपों को हराने का प्रशिक्षण, ये वाकई। एक शिष्य ने चिंता से आह भरी। हर कोई इस सिद्धांत को समझता था, लेकिन लोंगचेन के नियम अटल थे। यहाँ तक कि सबसे महान दिव्य प्रतिभाओं को भी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर निष्कासित कर दिया जाता। उनमें से किसी ने भी इस संबंध में अपने जीन के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। वह सचमुच निर्दयी थे। अधिकाधिक विशेषज्ञों ने अपने पुराने स्वरूपों के 10 संस्करणों को हराने में सफलता प्राप्त की। जब वे परीक्षा से बाहर आए तो उनमें से कुछ उत्साह से काम रहे थे, कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए। 7 रत्न अंतरिक्ष में वे इतनी बार मारे गए थे कि गिनती भूल गए थे। लेकिन आज उन्होंने न केवल स्वयं के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी, बल्कि 10 गुना अधिक विजय प्राप्त की थी। उन्होंने अतीत को काट डाला था, अपने शक्तिहीन स्वरूप को त्याग दिया था ताकि वे वास्तव में मजबूत खड़े हो सके। अब वे समझ गए थे कि लोंगचेन इस तरह की परीक्षा क्यों लेते हैं। अपने पुराने स्वरूप को हराना मतलब अपने पुराने स्वरूप को मिटा देना था। इससे उन्हें एक नए निरस स्वरूप के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिला। लोंगचेन ने व्यावहारिक रूप से उन्हें जीवन में एक नई शुरुआत दी थी। उत्तीर्ण शिष्यों ने लोंगचेन को पूर्ण श्रद्धा से देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता और आदर के सिवा कुछ नहीं था। महज 3 दिनों में उसने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था और अब वे सचमुच 3 दिन पहले कही गई उसकी बातों पर यकीन करने लगे थे कि वे सचमुच बिल्कुल बेकार थे। हालांकि चाहे वे कितने भी उत्साहित और भावुक क्यों न हो, उनमें से किसी ने भी शोर नहीं मचाया। पूरी अकादमी देख रही थी। ये परीक्षा अनगिनत लोगों का भविष्य तय करने वाली थी और कौन जानता था कि बाकी लोग पास होंगे या निष्कासित। इस समय जोर से चिल्लाना उन्हें बहुत ही अपरिपक्व दिखा था। इससे उन्हें लगता कि ताकतवर होने के बाद उन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है। ये मुसीबत मोल लेने जैसा था। ज्यादा से ज्यादा लोग पास होते गए, लेकिन झाओयू और बाकी लोग घूमते हुए रंगीन कांच के पत्तों के अंदर ही रहे। एक अगरबत्ती के बराबर समय बीतने के बाद आधे शिष्य पास हो गए थे, लेकिन शीर्ष विशेषज्ञों की तरफ से अभी भी कोई हलचल नहीं थी। 2 अगरबत्ती के बराबर समय बीतने के बाद 80% शिष्य पास हो गए थे। यहाँ तक कि कई ऐसे शिष्य भी पास हो गए जिनके बारे में लोगों ने सोचा था कि वे पास नहीं होंगे। लेकिन शीर्ष विशेषज्ञों का अभी भी संघर्ष करना उच्च अधिकारियों के लिए चिंता का विषय बन गया। क्या कोई समस्या थी? 2 घंटे बाद केवल 100 से कुछ अधिक शिष्य ही संघर्ष कर रहे थे। बाकी सभी उत्तीर्ण हो चुके थे। कुल मिलाकर 8 मिलियन शिष्य इस परीक्षा में सफल हुए थे। वरिष्ठ अधिकारी इस परिणाम से अत्यंत प्रसन्न थे। ये लगभग एक चमत्कार ही था। स्पष्ट रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए शिष्यों ने कितनी कठिन परीक्षाएं झेली थीं। उनकी क्षमता को उजागर करने वाला साधारण अभ्यास या प्रतियोगिता नहीं, बल्कि मृत्यु का निरंतर दबाव था। उनकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई थी और उन्हें लगातार मजबूत होने या मरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इस तरह की भीषण परीक्षा से बच निकलने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से एक सच्चा विशेषज्ञ होता है। शिष्यों को मियाओ और ज़ेयान का भी आभारी होना चाहिए था। यदि उन्होंने उस नाजुक क्षण में उनकी सहायता न की होती और उन्हें अपना आत्मविश्वास पुनः स्थापित करने का अवसर न दिया होता, तो कौन जानता कि अनगिनत मृत्यु का सामना करने के बाद उनमें से कितने टूट जाते। कौन जानता कि कितने लोग पागल हो जाते। एक और घंटा बीत गया और कोई उपस्थित नहीं हुआ और अंततः एक वरिष्ठ विशेषज्ञ का धैर्य टूट गया। क्या हो रहा है? सबसे ताकतवर लोग अभी भी लड़ रहे हैं। तभी एक और व्यक्ति बाहर आया। उसे देखकर सब चौंक गए। ये लोंगज़िवेई है। लोंगज़िवेई खून से लथपथ था। वह काफी दयनीय लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उसमें नई ऊर्जा भर गई हो। मुझे अपने पुराने स्वरूप को ठीक से अलविदा कहना था। बॉस, मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? लोंगज़िवेई ने धीरे धीरे अपनी तलवार से खून झाड़ा। उसकी तलवार चमक उठी। ये तलवार पुनर्जन्म के बाद लोंगज़िवेई जैसी ही थी। इसकी धार पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी और इस तलवार के साथ लोंगज़िवेई की आभा ने त्रिगुणित दिव्य सम्राटों को भी दबाव में डाल दिया। लोंगज़िवेई के स्पष्टीकरण से सबको समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि शीर्ष विशेषज्ञ न केवल चीजों को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि और मजबूत होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। अपने पुराने स्वरूप का अध्ययन करके वे ये पता लगा सकते थे कि भविष्य में उन्हें किन चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है। वे इस परीक्षा से भी कुछ न कुछ सीख रहे थे। अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना अपने अतीत से कर रहे थे ताकि अपनी कमजोरियों की जड़ तक पहुंच सके। उनके ये 10 पुराने रूप उन्हें अब तक का उनका सफर दिखा रहे थे। बाकी सबने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें सुकून मिला। लोंगचेन ने सिर हिलाया। मैं सचमुच चिंतित था। अगर तुम पास नहीं हो पाते तो मैं तुम्हें अकादमी से कैसे निकाल सकता था। लोंगज़िवेई को तुरंत कृतज्ञता का भाव महसूस हुआ। उसका बॉस सचमुच उसका बॉस था। वह उसके लिए नियम तोड़ने को भी तैयार था। अगर तुम इतनी आसान परीक्षा में फेल हो जाते तो शायद मुझे तुम्हें इस दुनिया से मिटाना पड़ता। आखिर तुम्हारे अंदर ज्यूली वंश है। अगर तुम ऐसी परीक्षा पास नहीं कर पाते तो तुम्हारे पूर्वजों के लिए बहुत शर्म की बात होती। हालांकि लोंगचेन ने ऐसा कहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो लोंगज़िवेई के वंश में आए उतार चढ़ाव से थोड़ा हैरान था। लोंगकुल के शिष्य के रूप में लोंगज़िवेई को स्वाभाविक रूप से ज्यूली वंश विरासत में मिला था। लेकिन हालांकि उसकी वंश शक्ति बहुत बुरी नहीं थी, फिर भी वो वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। सच तो ये था कि लोंगज़िवेई ने हर संभव कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी वंशानुगत शक्ति को पूरी तरह से जागृत नहीं कर पाया था। परिणाम स्वरूप उसने झाओयू के साथ रहने और उसका एक सहायक बनकर रहने का फैसला किया था। उसके लिए शांतिपूर्ण जीवन ही काफी था। हालांकि 7 ट्रेजर स्पेस में जब उसने देखा कि हुआयिन मरने वाली है, तो उसने बार बार खुद को बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। उसे बचाने की इस प्रबल इच्छा और अनगिनत मौतों के अनुभव ने अंततः उसकी वंशानुगत शक्ति को जागृत कर दिया। इस प्रकार लोंगज़िवेई ने अपना भविष्य संवारने के लिए अपने अतीत को अलविदा कहने में इतना समय बिताया था। वह अपनी इस जागृति के कारण को पूरी तरह से समझना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह इसका भरपूर लाभ उठाए। लोंगचेन की बातों से लोंगज़िवेई थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन फिर भी मुस्कुराया। बॉस, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। लोंगचेन ने सिर हिलाया। लोंगज़िवेई की वंशानुगत शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। लोंगचेन को कुछ अजीबोगरीब शक्ति में उतार चढ़ाव भी महसूस हो रहे थे। लोंगज़िवेई की वंशानुगत शक्ति में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। लोंगचेन ने उसे एक ज़हर की शिला दी और संदेश दिया। इसमें ज्यूली टावर में मैंने जो कुछ भी समझा है उसका सार और कई दिव्य तकनीकें समाहित हैं। तुम इनका अध्ययन करो और देखो कि तुम्हारे लिए क्या उपयुक्त है। लोंगज़िवेई ने श्रद्धापूर्वक ज़हर की शिला ग्रहण की। उसका हृदय कांप रहा था। ज्यूली टावर में लोंगचेन ने जो कुछ भी समझा था उसका सार, यह उसके लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। लेकिन उसने कृतज्ञता या किसी और कारण से एक शब्द भी नहीं कहा। वह यूमो की तरह ही एक एकांत कोने में चला गया और चुपचाप ज़हर की शिला में लिखी बातों का अध्ययन करने लगा। अचानक बचे हुए रंगीन कांच के पत्ते बिखर गए। जब झाओयू और अन्य लोग प्रकट हुए तो पूरे मैदान में तुरंत तेज आभा फैल गई।
9 स्टार हेगेमोन बॉडीआर्ट्स अध्याय 7160% का समय। झाओ यू, डू शिनहे, ये क्यों और अन्य सभी एक साथ बाहर आए, मानो उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी हो। उनकी आभाएं एक दूसरे से प्रतिध्वनित होकर एक भयानक लहर पैदा कर रही थी। यदि लोन जिवे की आभत्री अभिव्यक्ति वाले दिव्य सम्राटों को भी दबाव महसूस करा सकती थी, तो उनकी संयुक्त आभा ने इन लोगों को कपकपा दिया। हे भगवान, इन्होंने तो कर दिखाया। सभी पास हो गए। 3 दिन उनके पूर्ण रूपांतरण के लिए पर्याप्त थे। क्या अद्भुत प्रशिक्षण क्षमता है। इन 3 दिनों में उन्होंने क्या अनुभव किया। अकादमी के लोग इस परिणाम से अत्यधिक प्रसन्न थे, लेकिन वे बेहद उत्सुक भी हो गए। 8 मिलियन से अधिक कुलीन शिष्यों ने परीक्षा दी थी और एक भी असफल नहीं हुआ था। लोगों को तो ये भी संदेह होने लगा था कि लॉन्गचेन ने उन्हें पास कराने के लिए कुछ किया होगा। शायद उसने पहले जो कुछ भी कहा था वह सिर्फ उन्हें डराने के लिए था। लेकिन सभी के भयानक आभामंडल को महसूस करते हुए उन्हें लगा कि यह सिद्धांत निराधार है। इन सभी शिष्यों ने असाधारण रूप से प्रगति की थी। देर से आने वालों को देखकर लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। अच्छा, कोई असफल नहीं हुआ। मुझे लगता है ये ठीक है। तुमने पिछले 3 दिनों में बहुत कष्ट सहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सब व्यर्थ नहीं गया। जब उन्होंने उनके कष्टों का जिक्र किया तो उन्हें पिछले 3 दिनों में, खासकर शुरुआत में, झेली गई अनगिनत मौतों की याद आ गई। बिल्कुल भी पलटवार न कर पाने की निराशा अभी भी दर्दनाक थी। प्रशिक्षण के कारण उनकी इंद्रियां पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। वास्तव में वे कई लोगों की निजी बातचीत और यहाँ तक कि आध्यात्मिक संदेश भी सुन सकते थे। जब उन्होंने लोगों को यह सवाल करते सुना कि क्या लॉन्गचेन ने उन्हें चुपके से पास होने दिया है, तो वे घृणा से भर गए। केवल वही जानते थे कि पास होने के लिए उन्होंने इस दौरान क्या क्या सहा था। साथ ही उन्हें एहसास हुआ कि सच्चे विशेषज्ञ लड़ाई और हत्या के माध्यम से ही बनते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं होता। खैर, तकनीकी रूप से वह प्रशिक्षण स्थल एक शॉर्टकट था, लेकिन केवल इस अर्थ में कि इसने प्रक्रिया को गति दी। उन्होंने जो पीड़ा और निराशा झेली थी वह ऐसी थी जिसे दूसरे लोग 1000 जन्मों में भी नहीं सह पाते। इसी के साथ परीक्षा समाप्त होती है। आप सभी को उत्तीर्ण होने पर बधाई। हालांकि परीक्षा के बाद असली युद्ध है, और इस बार यदि आप मर गए तो आप वापस नहीं आएंगे। क्या आप लड़ने का साहस रखते हैं? लॉन्गचेन ने पूछा। उत्तीर्ण हुए सभी शिष्यों ने एक साथ गर्जना की। उनकी वीर आवाजों ने पूरे प्रथम अकादमी को हिला दिया। अनगिनत मतों का अनुभव करने से उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु से भी अधिक भयावह क्या है और जीवन से भी अधिक अनमोल क्या है। हालांकि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग था, उन सभी ने अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण पाया था। ये स्वाभाविक ही था। जो लोग लड़ने के लिए कुछ नहीं पाते, वे उस तरह के नरक जैसे प्रशिक्षण को सहन नहीं कर सकते। मियाओ यिन ने अपना हाथ हिलाया और हवा में एक विशाल चांदी का युद्धपोत प्रकट हुआ। इसने एक अत्यंत भयानक दबाव उत्सर्जित किया। सभी लोग दंग रह गए। ये युद्धपोत एक दिव्य संप्रभु दाव हथियार के स्तर का था। हालांकि इसके कई चिन्ह जंग खा चुके थे और धब्बेदार हो गए थे, और युद्धपोत की समग्र स्थिति भी काफी खराब थी, फिर भी इसका दबाव आश्चर्यजनक था। इसकी प्राचीन आभा ने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे आदिम अराजकता युग के युद्ध क्षेत्र में वापस आ गए हों और उनका खून खौल उठा। लॉन्गचेन भी चौंक गया। उसने मियाओ यिन को युद्धपोत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने को कहा था, लेकिन उसने सोचा था कि वह पहले वाले युद्धपोत का ही उपयोग करेगी। इस महिला के पास वाकई बहुत धन था। उसके पास इस स्तर का युद्धपोत था। हालांकि अनगिनत वर्षों के बीतने से यह जंग खा चुका था, लेकिन इस स्तर का युद्धपोत अपनी चरम शक्ति के 10वें हिस्से के साथ भी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलने के लिए पर्याप्त था। यंग लूर जैसा व्यक्ति भी इसकी सुरक्षा को भेद नहीं पाता। यदि इसकी आक्रमणकारी संरचनाएं अभी भी काम कर रही थी, तो यह निश्चित रूप से ऐसा हमला करने में सक्षम था जो आसानी से यंग लुओ को मार सकता था। ऐसा लगता है कि उसने उसे कमाता था। परीक्षण में भाग लेने वाले सभी लोग आगे बढ़ो। लॉन्गचेन ने आदेश दिया। झाओ यू और अन्य लोग तुरंत आगे बढ़ गए। अकादमी के उच्च अधिकारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने झाओ हुनफे से जवाब की उम्मीद की। झाओ हुनफे ने कड़वे स्वर में कंधे उछा दिए, ये दर्शाते हुए कि उनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें भी कुछ पता नहीं था। लॉन्गचेन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। लॉन्गचेन, जियान और मियाओ यिन भी आगे बढ़ गए। लॉन्गचेन ने अकादमी की ओर मुड़कर देखा। खून का बदला खून से चुकाया जाता है। आज मैं उन्हें उनके कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए लाऊंगा। ये सुनकर उच्च अधिकारियों को समझ आ गया कि लॉन्गचेन वास्तव में इन लोगों को एक नए युद्ध में घसीटने जा रहा है, और यह भी कि यह किस प्रकार का युद्ध होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी बहस करने के लिए आगे बढ़ा। जिन लॉन्गचेन, पिछली लड़ाई में हम ही विजयी हुए थे। दुश्मन सेना पूरी तरह से कुचल दी गई थी। उन सभी ने भारी कीमत चुकाई है। अगर हम अब उन पर हमला करते हैं तो इसे दादागिरी समझा जाएगा। अगर हम बहुत से लोगों को नाराज करते हैं तो यह अकादमी के विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा प्रस्ताव है कि हम फिलहाल युद्ध का झंडा नीचे रख दें और अकादमी की समग्र शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दें। लॉन्गचेन ने उस बुजुर्ग को ठंडी निगाहों से देखा। तो क्या हुआ अगर उनकी सेना नष्ट हो गई? वे ही तो हम पर हमला करने आए थे। वे अकादमी का भाग्य अपने लिए चाहते थे। उन्होंने यह अपनी मर्जी से किया। आप चाहते हैं कि मैं युद्ध का झंडा नीचे रख दूं? मेरी अकादमी, आपकी अकादमी ने लगभग 20 लाख शिष्यों की मृत्यु झेली है। उनकी आत्माएं अभी तक शांति से नहीं बैठी हैं। क्या ऐसे शब्द कहने से आपका अंतरात्मा आपको ठेस नहीं पहुंचाती? या फिर आपको कोई दुख नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी शिष्य आपसे संबंधित नहीं था? उस बुजुर्ग का चेहरा बिगड़ गया। वह अकादमी के स्तंभों में से एक थे जिन्हें आदिम अराजकता के युग में सील कर दिया गया था। दरअसल वरिष्ठता के लिहाज से वह झाओ हुनफे से भी ऊंचा था। और सच तो ये था कि उसने जो कुछ भी कहा था वह गलत नहीं था। अकादमी के विकास के लिहाज से हमला न करना ही बेहतर था। हालांकि लॉन्गचेन की आलोचना कठोर थी, लेकिन जब उसने कहा कि उनके यहाँ हुई किसी भी जानमाल की हानि का इस वरिष्ठ शिष्य से कोई संबंध नहीं है, तो वह सही भी था। और सच तो यह है कि वह इतनी सहजता से ऐसा इसलिए कह सका क्योंकि उसे व्यक्तिगत रूप से किसी की मृत्यु का दुख नहीं था। वहीं लॉन्गचेन के शब्दों ने शिष्यों को बहुत प्रभावित किया क्योंकि वे जानते थे कि लॉन्गचेन उनमें से हर एक के लिए दुखी था। वह उनमें से हर एक के जीवन को महत्वपूर्ण मानता था। दुश्मन सेना को कुचलने वाली शानदार जीत के बाद भी उसे अपने शहीद साथियों के लिए न्याय दिलाना था। हम पर सीधा हमला करने वाले तो मर चुके हैं, लेकिन इस हमले की योजना बनाने और फैसला करने वाले और भी लोग हैं। उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। हट जाओ। लॉन्गचेन की आवाज आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। उसके आदेश पर प्रथम अकादमी की बाधाएं एक एक करके खुल गईं। जब आखिरी बाधा खुली तो युद्धपोत तेजी से निकल गया। पहली अकादमी के आसपास छिपे जासूस जो उन पर नजर रख रहे थे सब चौंक गए और जल्दी से रिपोर्ट भेजने लगे। तभी लॉन्गचेन की बुलंद आवाज ने उन्हें रोक दिया। अपने आकाओं को बता दो कि हाइफरमेंट अकादमी का बदलाव शुरू होता है। उन्हें अपनी गर्दन धोने को कहो और इंतजार करो। हे भगवान, हाइफरमेंट अकादमी का बदला। हाइफरमेंट अकादमी के आसपास छिपे सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या हाइफरमेंट अकादमी से बदला लेने की योजना दूसरों की नहीं होनी चाहिए थी?